अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी फार्म हाउस के चंद दिन किस्त नंबर 4 की तरफ। साद को भूख महसूस हुई। उसने किचन का रुख किया, शायद कुछ सामान मिल जाए। उसने देखा किचन साफ़ सुथरा और खाने पीने की तमाम चीज़ें बड़े तरीके से रखी गई थी। वो सोच में पड़ गया, इतना सामान यहाँ किसने रखा होगा। अभी ये सोच रहा था कि पीछे खड़ा मुलाजिम जैसे उसकी सोच पड़ चुका था। उसने कहा, आप लोगों की इतला मिलते ही तमाम सामान मंगवाया गया था। यार एक बात तो बताओ, साद ने मुलाजिम से पूछा। ये इतनी इतला देता कौन है? उसने कहा, कोई बंदा आया था शहर से बताने। अच्छा ये बताओ साबिर कहाँ है? मुलाजिम ने बताया कि उसकी मौत हो गई थी 10-12 साल पहले। साद को अब डर कम और गुस्सा ज़्यादा आने लगा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो अभी कुछ देर पहले ही तो हमारे साथ था। मेरी बात सुनो, या तो तुम लोग पागल हो या फिर सब मिलकर हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। उफ मेरे खुदाया, ये किन चक्करों में पड़ गए हम। साद ने इंतहाई तैश और मायूसी के मिले जुले तासुरात से कहा, मगर प्लान के मुताबिक उसने मुलाजिम पर जाहिर ना होने दिया कि वो सब अंदर से इंतहाई खौफज़दा हैं और उनकी असलियत जान चुके हैं, वरना यहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो सकती थी। और वो चुपचाप वहाँ से वॉक आउट कर गया। साद ने बाकी सब से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने उसे दाद दी कि खामोशी से ही अपना काम जारी रखने में आफियत है। खैर रज़ी की मदद से रात का खाना बनाया गया। खाना इतना अच्छा तो नहीं बना, मगर सब ने पेट भर कर खाया और कल सब के आने का इंतज़ार करते हुए सो गए। रात के किसी पहर सरमद आगा की आंख अजीबो गरीब आवाज़ पर खुल गई। उन्होंने गौर से सुनने की कोशिश की और उठकर खिड़की के पास आए। जो मंजर सामने था नाकाबिले कबूल था। हैरत और दहशत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने खुली आंखों से देखा, सामने ज़रीन की मेहंदी की रस्म चल रही थी। ज़रीन बचपन की उम्र में थी, लगभग 10-11 वर्ष की। उसके साथ कोई लड़का दूल्हा बना बैठा था जिसे सरमद आगा ने इससे कबल कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा जिस लड़के समी से ज़रीन की शादी थी उसे एक दरख्त के साथ उल्टा लटकाया हुआ था और उसके सर से खून टपक टपक कर एक ट्रे में गिर रहा था। लोग लाइन बनाकर समी के ताज़ा खून से ज़रीन और दूसरे बच्चे जो दूल्हा बना बैठा था उनको टीका लगाते हुए जा रहे थे। ज़रीन का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। ज़रीन के साथ बैठे हुए बच्चे जो दूल्हा था उसका चेहरा भी खून की वजह से पहचाना नहीं जा रहा था। ज़रीन के पास वही औरत खड़ी थी जो उन्हें रास्ते में और फिर जा बजा मिली थी। औरत की नज़र सरमद आगा के साथ जब मिली तो सरमद आगा को कपकपी सी आ गई। वो खिड़की से हट गए और बेड पर बैठकर ज़ोरों कतार रोने लगे और अल्लाह से दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, ये किस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं हम। अगर कोई गलती हो गई मुझसे तो माफ़ फरमा। मुझे ऐसी आजमाइश में मत डालना कि पूरा ना उतर सकूं। सरमद आगा और साद रिजी सब सरमद आगा की रोने की आवाज़ पर जाग गए। सरमद आगा जैसे मजबूत इंसान को रोते देखकर तीनों की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने सारा माजरा सुनाया तो साद ने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। आधी रात और सर्दी इंतहा की थी।
इस टाइम किसी का बाहर फंक्शन मनाना एक इंतहाई नाकाबिले यकीन बात थी। सरमद आगा ने जब खिड़की में आकर दोबारा देखा तो रात का अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था। सर्द हवा के झोंके ने उन्हें जल्द ही खिड़की बंद करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ज़रीन के पीले जोड़े पर जा बजा खून के धब्बे भी पड़े थे। बकिया रात चारों ने आंखों में काटी और उस वक्त को कोसने लगे जब यहाँ आने का सोचा था। समद आगा ने याद दहानी करवाई कि सुबह जिस कमरे में ज़रीन की तस्वीरें लगी हुई हैं उसे पक्का ताला डाल दिया जाए ताकि कोई उस कमरे का रुख ना कर सके। सरमद आगा सुबह उठते साथ ज़रीन की तस्वीरों वाले कमरे को ताला लगाने गए तो उन्होंने देखा ज़रीन की मज़ीद तस्वीरें लग चुकी थी दीवार पर, जिसमें उसे मेहंदी लगाई जा रही थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सरमद चकरा गए। उन्होंने सबको बुलाकर नई तस्वीरें दिखाई। रज़ी ने कमरा बंद कर कर ताला लगा दिया क्योंकि आज किसी भी वक्त बाकी घर वाले पहुंचने वाले थे। रज़ी और साद पैदल ही इर्द गिर्द के इलाके को देखने निकल गए। इक्का दुक्का लोग उन्हें जैसे ही देखते खौफ से भाग खड़े होते, जैसे ये इंसान नहीं कोई दूसरी मखलूक हो। चलते हुए उन्होंने एक स्टोर देखा और कुछ खाने पीने के लिए सामान भी खरीद लिया। वापस पहुंचने पर फार्म हाउस में गाड़ियां देखी। खुशी के साथ साथ परेशानी और बढ़ गई। वो चाहकर भी किसी को कुछ बताकर किसी नई मुश्किल में फंसना नहीं चाहते थे। सबको देखकर रज़ी साद बहुत खुश थे। बच्चे पूरे हाउस में नाचते घूमते फिर रहे थे। लड़कियां अपने अपने कपड़े अलमारियों में संभालने लगी। आज फार्म हाउस में सबकी पहली रात थी और पार्टी का एहतमाम बाहर लान में किया गया था। मुख्तलिफ खाने बनाए जा रहे थे। हिना बेगम ने अपनी मुलाजमा से कहा, जब सब लोग तैयार होकर बाहर आ जाएं तब तमाम कमरों को ताला लगा देना। खुली जगह है, कुछ भी हो सकता है। लड़कियां एक एक कर जब सब बाहर निकल गई तो मुलाजमा कमरे चेक करती और साथ साथ ताले लगाते जा रही थी। अभी वो तमाम कमरों को ताले लगाकर मुड़ ही रही थी कि एक दरवाजे को अंदर की जानिब से ज़ोर ज़ोर से खटकाने की आवाज़ सुनी। उसने समझा ये मेरा वहम है और वापस निकल आई। चंद सेकंड बाद फिर आवाज़ और शिद्दत से आई तो मुलाजमा ने दरवाज़ा जैसे ही खोला उसे सामने सरमद आगा दिखाई दिए और उन्होंने गुस्से से मुलाजमा को कहा कि जाओ ज़रीन को भेजो, मुझे उसे एक ख़ास तोहफ़ा देना है। मुलाजमा ज़रीन को बुलाकर कमरे में ले आई। कमरे से आते हुए उसकी नज़र बार लान में पड़ी तो सरमद आगा साथ से बातें करते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा अगर सरमद आगा बाहर हैं तो अंदर कौन है। लिहाजा वो वापस जाने के लिए मुड़ी कि दीवार के पीछे से किसी को आते देखकर रुक गई। वो कोई निकाब पोश औरत थी जो ऐन उसके सामने आन खड़ी हुई और चेहरे से निकाब उठाकर खामोश नज़रों से उसे घूरने लगी। मुलाजमा ने अपने सामने खुद को ही देखा, वो भी इंतहाई करीब से। खौफ के मारे वो अभी चीख मारने को ही थी। उस औरत ने पंजा मारकर मुलाजमा का चेहरा बिगाड़ दिया और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। बाहर महफिल काफ़ी सजी हुई थी। रज़ी, साद, सरमद और समद आगा चारों बज़ाहिर नॉर्मल रहे। फंक्शन के दौरान उनकी पूरी तवज्जो ज़रीन पर रही। न जाने किस वक्त तीनों की तवज्जो कहीं और बटी कि ज़रीन आंखों से ओझल हो गई। साद ने सरमद आगा की तरफ देखा और ज़रीन के मुतल्लिक पूछा।
उन्होंने महसूस किया कि जरीन गायब हो चुकी थी। हिना बेगम से पूछने पर मालूम हुआ कि अभी अभी मुलाजमा के साथ घर के अंदर गई है, बस आती होगी। सरमद आगा इंतज़ार किए बगैर घर में दाखिल हुए तो देखा मुलाजमा उस कमरे के बाहर जख्मी हालत में पड़ी थी, जहां जरीन की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी और जरीन कमरे में लेटी हुई थी और उसका जिस्म पीला जर्द हो चुका था, जैसे जिस्म से तमाम खून निचोड़ लिया गया हो। सरमद आगा ने ज़ोर ज़ोर से जरीन को झंझोड़ा तो उसने फौरन आंखें खोल दी। जरीन की आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी और जिस्म आग बरसा रहा था। सरमद आगा को देखते ही जरीन ने नज़र झुका दी और नटहाल सी दिखाई देने लगी, जैसे उसके अंदर गहरी टूट फूट हो रही हो। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ गई। सरमद आगा की नज़र दीवारों पर पड़ी तो देखा दीवारें बिल्कुल खाली थी, यहाँ जरीन की कोई तस्वीर नहीं थी। उन्होंने जरीन से पूछा, बेटा तुमने यहाँ कुछ देखा? मतलब कमरे में, दीवारों पर या आसपास? नहीं बाबा जान, यहाँ तो कोई भी नहीं था। जरीन बेटा, आप अब कभी किसी के बुलाने पर नहीं जाओगी जब तक आप मुझे या समद चाचू को बता ना दो। सिर्फ 4 दिन आपको बहुत एहतियात करना होगी। बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बहुत आराम से हूँ, मुझे फार्म हाउस से डर भी नहीं लगता, मैं खुश हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं मेरी बहादुर बेटी, मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी, अपना ख्याल रखना। सरमद आगा जरीन का हाथ पकड़कर बाहर सबके दरमियान ले आए। फंक्शन के दौरान समद आगा और सरमद आगा ने सलमान आगा को एक साइड पर ले जाकर पूछा, फार्म हाउस को इतना सजाने के लिए आपने कोई बंदा भेजा था क्या? सलमान आगा ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी फार्म हाउस उसी तरह खूबसूरत और नया क्यों लग रहा है, और यहाँ सब नया सामान रखकर काफ़ी खर्चा किया गया होगा आप लोगों ने। सलमान आगा की इस बात पर दोनों के पसीने छूट गए। आखिर ऐसा कौन है जिसने रातों रात फार्म हाउस की हालत बदल दी? तो मतलब उनका शक सही था, यहाँ किसी गैर इंसानी मखलूक का बसेरा है। दोनों ने सलमान आगा को तमाम माजरा बताकर सब पर कड़ी नज़र रखने को कहा। खाना लग चुका था, ठंड की वजह से सबकी भूख ज़ोरों पर थी। खाना लगते ही सब खाने की मेज़ पर टूट पड़े। हिना बेगम को मुलाजमा की ज़रूरत पड़ी तो आवाज़ें देने पर भी जब नज़र नहीं आई तो परेशान हो गई। उन्होंने किसी को खाना खाने के दौरान तंग करना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद उठकर उसे ढूंढने इधर उधर देखने लगी। मुलाजमा को ढूंढते हुए वो जरीन के कमरे तक पहुंच गई तो उनकी सांस ऊपर की ऊपर रह गई और भागम भाग लान तक पहुंच गई। काफ़ी देर अपनी सांस बहाल करने की कोशिश करती रहीं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, चूँकि साद, रज़ी, समद आगा और सरमद आगा हिमा वक्त होशियार रहते थे। उन्होंने हिना बेगम की बदलती रंगत को देख लिया था। सरमद आगा ने हिना बेगम से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने अनजान बनकर कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस नींद और थकावट से चक्कर आ गए थे। सरमद आगा ने कहा, हिना बेगम मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे। नहीं तो मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी। सरमद आगा ने गौर से हिना बेगम को देखा और कहा, अगर आप मेरी बीवी ना होती तो इस बदलती रंगत को देखते हुए
कभी आपकी बात का यकीन नहीं करता, और अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं। मगर हिना बेगम ने बात टाल दी।